हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, कि एक नए प्रकार के क्वेश्चन पर आधारित है। जी हां, फिलर्स। आज हम यहां पर कुछ फिलर्स के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। बात करेंगे कि क्या, ऐसे तो कहा जाता है कि फिलर्स अगर बनाना है तो आपको वोकैब की मीनिंग पता होनी चाहिए, लेकिन मैं यहां पर यह बात आपको कहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में ये सोचकर कि मुझे वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, मेरी वोकैब अच्छी नहीं है, तो फिलर्स को देखना नहीं चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी है जहां पर आप ग्रामर और कुछ एलिमिनेशन का उपयोग करके वोकैब से 2-4 नंबर चुरा सकते हैं। और मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलर्स तो पूछा ही जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिलर्स पूछा ही जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे एक बात याद आई मुझे वोकैब की, पहले पड़ाव से लेकर के चौथे पड़ाव तक में व्यूज की जो कमी हुई है, मुझे ये समझ में आता है कि आप सबने पहले एपिसोड को पूरे एक्साइटेड होकर के नोट डाउन किया, दूसरे में एक्साइटमेंट थोड़ी कम हुई और धीरे धीरे वो कम हो गई कि हम कर लेंगे। तो ये टालने का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन ना रुकने वाला नहीं है। ये आप किसी भी स्टैंडर्ड में, मैंने पहले कहा, आप कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें से एक सबसे अहम जो पिलर है वो ये है कि आप शब्दों से परिचित होइए। और ये परिचय हम खुद आपके घर लेकर के पहुंचते हैं, तो आपको टालना नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन अभी हो रही है, एग्जामिनेशन समाप्त हो जाएगी, फिर भी ये सेशंस आते रहेंगे। अगर आप टालेंगे तो फिर एक दिन में सारा का सारा कर नहीं पाएंगे। तो वोकैब बहुत जरूरी है, और जाग जाइए और एपिसोड 4 तक नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कल फिर 5वां एपिसोड लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और फिर नए वर्ड्स। और अभी तक लगभग मुझे लगता है कि 200 वर्ड्स तो मैंने करा दिए। तो ये कम नहीं होता है। 4 एपिसोड में आप 200 वर्ड्स कर रहे हैं, अगर उसमें से 100 भी आपका रह गया, चलिए 50 ही रह गया, तो आपका लॉस कहां है? इसलिए आप इसको करते रहिए। यहां पर आज हम चलिए इस नए प्रकार के क्वेश्चन फिलर्स में संभावनाएं तलाशते हैं कि क्या उपाय है जिस माध्यम से हम वोकैब को ना जानते हुए भी एलिमिनेशन और कुछ ग्रामर की मदद से ऑप्शन को चुनकर कुछ नंबर चुरा सकते हैं और अपने अंक तालिका में मार्क्स को ऊपर ले जाकर के अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी रखेंगे, उसके लिए आपको 30 सेकंड की समय सीमा दी जाएगी। आप उसको सॉल्व कीजिए, मुझे अपने प्राप्तांक जरूर बताइएगा कि आपको कितने अंक आए, क्या परेशानी हुई, क्या आपको यह लगा कि वोकैब इंपॉर्टेंट है नहीं। ऐसे क्वेश्चन आसान ही है, काफी टफ मैंने नहीं रखा है, क्वेश्चन आसान रखा है। धीरे धीरे इसके लेवल को भी बढ़ाएंगे, लेकिन आप पहले आजमा करके तो खुद को देखिए कि क्या परिस्थितियां आती है। और आज चलिए हम एक स्ट्रैटेजी जो कि वोकैब के बिना अपना करके फिलर्स को बना सकते हैं, उसको सीखते हैं। तो बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा उपाय है जहां पर वोकैब ना आने पर भी हम फिलर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि फिलर्स कैसे और किस किस तरीके से पूछा जाता है, और क्या उपाय है फिलर्स में, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस मेथड से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि हम इसमें से 2-4 अंक चुरा सके। इस सब पर पूरे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सेशन हमेशा से वेलकम नोट से शुरू होता है। आप सबका स्वागत है। देखिए यहां पर जो आज का है वेलकम नोट, आप जानते होंगे, बड़े ही फेमस है, वॉल्ट डिज्नी। जी हाँ, ये उन्हीं की पंक्ति है। कह रहा है कि द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। मतलब यह है कि किसी भी चीज में शुरुआत करने का सबसे बेहतर तरीका है कि बात करना बंद कीजिए, है ना, शुरू हो जाइए, बस शुरू कर दीजिए। मतलब यह है कि द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। मतलब यह होता है कि हम सब अक्सर योजनाओं के जाल में फंस जाते हैं, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमने ऐसा सोचा है। भाई साहब,
ये सोचा है और ये करेंगे वैसे करेंगे, इन सब से बेहतर है कि बस शुरू हो जाइए। शुरू हो जाएंगे, वो चीजें शुरू हो जाएगी। और कहा जाता है वेल बिगन हाफ डन, मतलब है किसी भी चीज की अच्छी शुरुआत ही उसके आधे पूरे हो जाने का परिचायक होती है। मतलब ये तय हो जाता है कि भाई वेल बिगन हाफ डन, मतलब है आधा कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बातचीत करना कि ये करेंगे वो करेंगे, इस सब को छोड़कर सीधे सीधे काम में जुट जाए। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। किनका कहना है? वॉल्ट डिज्नी का। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सीधे सीधे कूद पड़िए और काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि चलते चलते ही सफर जो है वो कम होगा, मंजिल से जो आपकी दूरी है वो कम होगी। क्योंकि मेरे ही एक लाइन है, मैं कभी मौका मिलेगा तो मैं पूरा सुनाऊंगा, कि खड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। हम किसी जगह पर असमंजस में खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिरकार करें क्या, कहां जाएं, तो बेहतर है कि किसी एक दिशा में जहां आप चल रहे थे, जो आपके लायक है, धीरे धीरे ही सही कदम बढ़ाते रहेंगे तो दूरी घटती रहेगी और आप सोच सोच कर आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, जीवन का यह दस्तूर है कि हो सकता है कि किसी समय में आप ऐसी परेशानी में फंस जाए जहां आपको सिर्फ दो ही उपाय नजर आए। हां, लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी समय में ऐसी परेशानी में फंसे जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही उपाय नजर आएगा, और दो ही उपाय होता ही है। या तो आप क्विट कर दें, हां, खत्म, समाप्त, या फिर आप एक एक करके समस्याओं को सॉल्व करना शुरू करें। और जिस दिन वो समस्या पूरी सॉल्व हो जाएगी, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बताइए आप ही कि इसमें कौन सा रास्ता बेहतर है? क्या क्विट करना बेहतर है? वैसे भी क्विट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि हम एक एक करके समस्याओं का समाधान करते चले। अगर हम अपने जीवन काल में सारी समस्याओं का समाधान कर पाए तो हमें मंजिल मिल जाएगी। वैसे ही कौन सा क्या मिल रहा था, खाली हाथ ही तो मर रहे थे। और जो एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका अनुभव तो साथ में आपको मिलेगा ही बोनस के तौर पर। तो बेहतर यह है कि परेशानियों में फंसने पर, फ्रस्ट्रेट होने, परेशान होने, अपने आप को अंडरस्टिमेट और एस्टिमेट करने से बेहतर है कि आप सिर्फ काम कीजिए, एक एक समस्या को सॉल्व कीजिए। एक जो आपका प्रॉब्लम है उसका चार्ट बना लीजिए कि क्या क्या समस्या है, जो सॉल्व होता जाए उसको टिक करते जाइए। एक दिन आएगा जहां आपके पास कोई समस्या नहीं बचेगी और आपका एग्जामिनेशन बोलेगा कि आ जाओ भाई, रिजल्ट ले जाओ। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अपनी समस्याओं को चुनिए, अपना लूप होल ढूंढिए और एक एक करके उसको खत्म करना शुरू कीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, यह सवाल है, सवाल बहुत ही आसान है। अगर आप शब्द से जाएंगे तो समय भी ज्यादा लगाएंगे। देखिए इसमें क्या है, ये फिलर्स है, ठीक है। मैं फिलर्स पर थोड़ी सी बात आपको बता दूं। ऐसे मेरे चैनल पर एसबीआई स्पेशल का एक एपिसोड है और चैनल प्लेलिस्ट है, उसमें फिलर्स के बारे में विस्तार से बताया हुआ है, तो हम बात करेंगे। मान लीजिए कि वहां पर आप कर सकते हैं, ज्यादा बात यहां पर हम आपको समय नहीं देंगे। इसे एक सेंटेंस है मान लीजिए, और एक फुल स्टॉप यहां पर दिया हुआ है। इसमें हो सकता है कि किसी एक जगह पर फिलर हो, आपको यहां पर दिया हुआ हो, ऑप्शन में 5 हो, ए, बी, सी, डी और ई, उसमें से आपको कोई एक चुनना हो सकता है कि 2 जगह फिलर हो, यह भी हो सकता है कि 2 जगह फिलर हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 जगह हो, या फिर 3 अलग अलग सेंटेंस हो और तीनों में एक ही वर्ड आए। ऑप्शन के 5 में से कोई एक आप चुने, ठीक है। जैसा कि इसी में से आप देखिए कि इसी एक प्रकार का सेंटेंस ये है। यहां पर क्या है कि देखिए, एक फिलर यहां पर है, इसमें है ना, एक यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है। आपके पास 5 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपका आंसर नहीं है। इसमें से कोई 3 इस तीनों जगह पर परफेक्ट मैच है, भरा जाएगा। आपको यह बताना है कि कौन सा पहले जगह पर जाएगा, कौन सा दूसरे जगह पर, यानी कि ए या बी या सी या डी में से कौन सा पहले स्थान पर आएगा, कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा, कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा, और उसका जो क्रम होगा उसको आपको इसमें से चुनना है। तो यही आपका ये इस फिलर में है। आज जो मैं क्वेश्चन यहां पर लेकर के आया हूं, ये मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेन में इसी तरह का पूछा जाता है। अब यहां पर है कि देखिए, सबसे पहले तो वर्ड्स, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है
वो है वर्ड्स। अगर आपको इसकी मीनिंग पता है, सही यूज पता है, कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत नजदीक नजदीक मीनिंग वाले शब्द आपको दिए जाएंगे और आप उसके चुनाव करने में आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे क्या होता है कि आपको इस बात की जानकारी रखनी होगी कि ग्रो का मतलब भी होता है बढ़ना, ग्रोइंग, और डेवलपिंग का मतलब भी होता है विकास करना। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप ग्रोइंग का इस्तेमाल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल डेवलपिंग का आपको सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव में करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं करप्शन इज डेवलपिंग डे बाय डे। ये शब्दों के चयन में आपको परेशानी हो सकती है। तो पहला उपाय यह है कि आपकी वोकैब अगर अच्छी है, उस पर पकड़ अच्छी है, तब तो भाई माशाअल्लाह कोई बात ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि ठीक है सो और एवरेज में आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन। ये जो सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के हिसाब से वर्ब का फॉर्म देख लें। नाउन लग रहा है तो नाउन देख लें कि भाई नाउन वाला जो ऑप्शन में है उसके अलावा जो नहीं है तो ये कहां से आएगा। तो मैं आपको वर्ड्स पर आ रहा हूं, उसमें मैं बताता हूं कि ये नाउन की तरह काम करता है, ये एडजेक्टिव की तरह, ये वर्ब की तरह। बताने का प्रयोजन यही है बॉस, मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस की तैयारी करा रहा हूं। तो एक तो उसके हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन कम होगा तो चुनने में आसानी होगी। दूसरी की बात क्या है कि यहां जो आसपास में वर्ड्स है, इसके पहले और इसके बाद जो यहां पर फिल करने के लिए दिया हुआ है ना, इसके पहले जो है इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से यहां कौन सा शब्द आएगा, किस प्रकार का आएगा। कहीं पर आईएनजी वाला आ सकता है, कहीं पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या कुछ और आ सकता है। तो उसको मैच कराते हुए भी हम चुन सकते हैं आंसर। तो बिल्कुल यह देखना है कि सबसे पहले अगर मेरा जो सेंटेंस है उसमें अगर मुझे नाउन चाहिए, जो मुझे देख करके लग रहा है, ग्रामेटिकली हम देख रहे हैं कि एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो उसके बाद मुझे एक नाउन चाहिए, तो नाउन जो ऑप्शन में नहीं है वो मेरा एलिमिनेट हो जाएगा और इसके अलावा जो बचेगा फिर हम सेंस के हिसाब से चुन सकते हैं। तो कम ऑप्शन में चुनना थोड़ा आसान होगा। दूसरा क्या है कि अगर आसपास के शब्दों को देखें, यहां पर जो शब्द दिया हुआ है या यहां पर विशेष करके जो पहले आता है ना, वो ये डिसाइड करता है कि यहां जो फिलर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में, इस ब्लैंक में कौन सा शब्द आएगा सुटेबल, हम इसके हिसाब से भी डिसाइड करेंगे और वहां पर हम आंसर चुन पाएंगे। तो चलिए हम इसी सब को ध्यान में रखते हुए 10 क्वेश्चन यहां पर है, 30 सेकंड की समय सीमा आपको देंगे, आप उसको बनाइए। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितने सक्षम हैं। मुझे अंक लिख करके बताइएगा जरूर, साथ में यह भी बताइएगा कि क्या कर पाए आप, क्या आपको समझ में आया। एलिमिनेशन बहुत काम करेगा। चलिए हम यहां पर आते हैं सेशन में। पहला सवाल है, पहले हम इसको यहां से हटा दें, है ना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, हम इस सवाल को देख लें। देखिए क्या कह रहा है। मेरे पास यहां 5 वर्ड है। फिलर क्या है? एक पहला, एक, है ना, ये एक नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा। सबसे पहले तो मुझे शब्दों का चुनाव करना है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मल्टीपल फिलर्स जहां भी होता है ना, उसमें ऑप्शन का एक शब्द ऐसा होता है जो उस फिलर के साथ ऐसे रिश्ते में मेड फॉर ईच अदर वाला रिश्ता होता है, उसकी जगह पर दूसरा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो बच्चे हैं, जो समझदार हैं, वो तो आराम से चुन करके बना लेंगे, लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मीनिंग क्या है? कह रहा है डिस्कशंस हैव बीन, और यहां पर टेकिंग लगा हुआ है। तो अब इसके बीच में क्या आ सकता है? एडवर्ब, है ना। एडवर्ब आएगा तो देखिए मेरा ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? सी और डी। हमारे पास जिस जिस क्वेश्चन की शुरुआत यानी ऑप्शन में सी से हुआ है वो मेरा आंसर हो सकता है और डी से हुआ है वो मेरा आंसर हो सकता है। तो ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है, और ये मेरा आंसर नहीं है। क्लियर है? सी और डी को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा एडवर्ब है। इस बात को समझिएगा। क्या आप ऐसे बनाए? देखिए मैं आपके साथ जब आता हूं
और यहां पर एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप वैसी चीजों को पकड़िए जो इमरजेंसी में आपके काम आ जाए। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि भाई यहां बिन है, अगर हम यहां नहीं भी लगाएं तो डिस्कशंस हैव बीन टेकिंग प्लेस, और यहां पर जो टेक प्लेस है इसका मतलब होता है घटित होना, ठीक है, कहीं पर होना, ठीक है। तो टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। क्या होता है? घटित होना या होना, ठीक। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। कह रहा है डिस्कशंस हैव बीन टेकिंग प्लेस, तो यहां पर तो जरूरत ही नहीं है, यहां पर एडवर्ब चाहिए। हमारे पास डी का ऑप्शन 2 है और सी से शुरुआत होने वाला ऑप्शन 1 है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि टेकिंग प्लेस इन कंट्री ऑन। अब ये प्रपोजिशन है, इसके बाद मुझे चाहिए नाउन या वर्ब लगाएंगे तो वर्ब 1 प्लस आईएनजी वाला चाहिए, है ना। यही होता है ग्रामर पढ़ने का उपयोग। अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आप रट रटा के नहीं आए हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या है, एक ऑप्शन है मेजरिंग और एक है एक्सपेंडिंग। कह रहा है कि द स्कोप ऑफ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, तो इसका एक्सपैंड, स्कोप को क्या करेंगे, एक्सपैंड, है ना। तो यहां पर बेहतर मेरा ऑप्शन ए लग रहा है। तो अब देखिए कि पहला में सी और ए नहीं है ना, ये मेरा एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन बचा है डी और ए। डी का यानी इंटेंशनली, और क्या कह रहा है फिर आ जाएगा यहां पर, इसमें भी नहीं है तो ये भी मेरा खत्म हो गया। अब देखिए सबसे पहले कि आपको क्यों लगा सर कि यहां पर मेजरिंग क्यों नहीं होगा और यहां पर रेयरली क्यों नहीं होगा, तो अब लाइन पढ़ के देखेंगे हम कि डिस्कशंस हैव बीन इंटेंशनली टेकिंग प्लेस इन द कंट्री ऑन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इन पर्टिकुलर, विशेष करके, है ना, इन पर्टिकुलर यहां पर आ ही गया। मेरा जो आंसर है वो आ गया आपका इसका डी। देखिए बड़ी ही आसानी से हमने चुन लिया। हमने यहां पर क्या किया, दो ग्रामेटिकल टर्म को, देखिए यहां पर जो शब्द आया ये डिसाइड किया कि भैया आईएनजी वाला होगा। मेरा ऑप्शन यहां से एक्सपेंडिंग एंड मेजरिंग दिख रहा था, इसके बीच में एडवर्ब आया, हम इसके हिसाब से एलिमिनेट कर लिए और आराम से आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। सवाल क्या है कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट बिकम अ डिजिटल कॉलोनी ऑफ द यूएस फर्म्स, बट, अब यहां पर क्या है, कंट्रास्ट है ना, यहां पर क्या है, कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं। बट एफर्ट टू पुट मिनिमल रेगुलेशन लाइक मैंडेटिंग, तो यहां पर मेरे पास जो आ रहा है मेनी और एनी, क्या कह रहा है कि मेनी एफर्ट या एनी एफर्ट, है ना। मेनी एफर्ट तो एफर्ट्स होता, ये मेरा खत्म हो गया, एनी एफर्ट, ठीक है। मेरा क्या हो रहा है, पहला डी से शुरू हो रहा है। अब देखिए कि इसमें ऑप्शन है, यहां पर हम अगर लिखें एनी एफर्ट तो मेरे पास जो है आ रहा है, इसमें ए डी से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, नहीं होगा, ये सी से शुरू हो रहा है, नहीं होगा, यहां बी से शुरू हो रहा है, नहीं होगा, ये ए से शुरू हो रहा है, नहीं होगा, और ये भी बी से शुरू होगा, नहीं होगा। अब देखिए हमारा काम खत्म हो गया, सवाल बन गया क्या, मेरा क्या आया, आंसर इसका आ गया डी सी ए, है ना। आंसर जो इसका आया वो क्या आ गया, ए नंबर, डी सी ए। अब देखिए डी में क्या है, एनी एफर्ट to put minimal regulation like mandating data localization and changes in FDI rules regarding e-commerce is met with, देखिए met with stiff opposition, है ना, from the US। इसलिए देखिए आसानी से हमने क्या किया, यहां पर एलिमिनेट किया, एक थोड़ा सा ग्रामर का लगाया, देखा और चुन लिया। इस तरीके से आपको आसानी से आपका आंसर फिलर का मिल सकता है, इसीलिए आपको कभी भी छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। देखिए ना बनाकर पछताने से बेहतर है कि कोशिश किया जाए। मैंने क्या पिछले दिन एक कोट बताया था ना कि आप हार गए तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं किया तो आप तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपको बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। एंड दैट्स व्हाई हमको कोशिश करना चाहिए। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप, है ना। देखिए छोटा सा है, क्या कह रहा है, द डैश ऑफ क्लॉज 91 ऑफ द बिल हैव आल्सो नॉट बीन डैश बिफोर इट्स, आगे आ गया, ठीक है। द एनालिसिस ऑफ क्लॉज 91, ठीक है, हम देखते हैं सबसे बेहतर हमको यहां पर लग रहा है बिन के बाद देखिए क्या लगेगा, ठीक है, बिन के बाद क्या लगेगा हम ये देखते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस नहीं आएगा, है ना। प्रोज एंड कॉन्स, इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है सम्मिलित करना, है ना, सम्मिलन, ठीक है। मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि भाई शब्द है, ध्यान रखिएगा। अब है कि डिबेटेड एंड कंफर्म्ड। अब देखिए कि हैव आल्सो नॉट बीन, अब किसी की बात करें हम, आप एनालिसिस ही ले लीजिए या प्रोज एंड कॉन्स, हम बाद में बात करेंगे उसकी, कि भाई 91 ऑफ द बिल हैव आल्सो नॉट बीन डिबेटेड, कंफर्म्ड का क्यों होगा भाई, डिबेट नहीं किया गया ना उसके कंफर्मेशन से पहले, ये हो सकता है ना। तो यहां पर मेरा जो ऑप्शन है वो बी नंबर फिक्स आ रहा है कि डिबेटेड होना चाहिए। और देखिए कि ये मेरे दूसरा नंबर का है ना, 2 नंबर यहां पर बिन के बाद आना चाहिए। तो इसमें देखिए कि बी इसमें है, सिर्फ इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, मतलब है कि मेरा आंसर मिल गया है, हमको बस मिला लेना है। क्या कह रहा है कि द सी नंबर में है प्रोज एंड कॉन्स, तो क्या कह रहा है, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लॉज 91 ऑफ द बिल हैव आल्सो नॉट बीन डिबेटेड बिफोर इट्स, क्या है, बिफोर इट्स इंक्लूजन, ठीक है, चलेगा। सम्मिलन, शामिल करने से पहले उसको डिबेट भी नहीं किया गया, किस चीज के बारे में भैया, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो बिल्कुल यहां पर जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका बी, यानी कि ये वाला CBE। देखिए मैं कितनी आसानी से यहां पर शब्दों पर ना ध्यान दे करके भी एक ग्रामेटिकल टर्म को देखता हूं, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए आगे इस पर विचार करता हूं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेता हूं और आराम से फिलर बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही सवाल आएंगे, कई बार आपको वर्ड्स की भी नितांत आवश्यकता महसूस होगी, कई बार क्या, अधिकांशतः। लेकिन इमरजेंसी केस में अगर आप इस तरीके से 2-4 नंबर भी निकाल पाते हैं तो मेन एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए वरदान साबित होगा, तो समझ लीजिए ऊपर से। तो इसीलिए कोशिश जरूर करना चाहिए, बनाइए और बताइएगा जरूर कि आपने एंजॉय किया या नहीं, आपको कितने मार्क्स आए, क्या परेशानी महसूस हुई। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम डैश कॉन्फिडेंट ऑफ। अब यहां पर फिर से क्या है, ये प्रेपोजिशन है ना, यहां पर अगर आएगा तो वर्ब 1 प्लस ING, या नहीं तो सिंपल नाउन, है ना, यही आएगा, प्रेपोजिशन के साथ नाउन आएगा। तो मेरा देखिए खत्म, वॉज खत्म, सीम्ड खत्म, ठीक है, ये भी खत्म। अब मेरे को इसमें से चुनना है, इसमें से और इसमें से। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है और इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है रेज, ठीक है। तो है ही आगे द रिक्वायर्ड फंड्स, तो फिक्स है कि मेरा बी होगा यहां पर। मतलब ये कि दूसरे फिलर में बी आएगा ही आएगा। क्या कहा मैंने कि राइज और रेज में यही अंतर है कि राइज का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, रेज का ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर रेज के बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो अब यहां पर रेजिंग आएगा, तो ये आ गया यहां पर बी नंबर। हम देखते हैं किसमें बी है, तो देखिए यहां पर नहीं है, इसमें है, बीच में, यहां पर नहीं है, इसमें है और यहां पर नहीं है। अब हमको मिला लेना है इस दोनों में से कौन सा है। अब कह रहा है सी नंबर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग द रिक्वायर्ड फंड फॉर द स्कीम, और ई नंबर में है राइजिंग, यहां पर होगा ही नहीं, ये वाला खत्म हो गया। अब हम इसको मिला करके देखते हैं, एबीडी को। क्या कह रहा है, द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम seemed confident of raising the required funds for the scheme through, है ना, budgetary sources। और इसीलिए इसका जो आंसर है ये हो गया आपका डी। इसका जो आंसर क्या हो गया डी। देखिए आसानी से हम यहां पर जितने भी सवाल, और भाई साहब मैं ऐसा नहीं कि ऐसा सोच करके ही लाया हूं, ये मैंने रैंडम मॉक लिया है और इसमें ऐसे ही सवाल हैं,
ऐसा ही पूछा जाता है। इस तरह के सीक्वेंस वाले सवाल को देख करके बच्चे डर जाते हैं कि ले अब यहां भी अरेंजमेंट। भाई अरेंजमेंट नहीं है, क्या दिक्कत है, 5 में से चुनना है, अरेंज कर देना है। तो ये जो ग्रामेटिकल टर्म्स है ना, इसकी जानकारी बहुत फायदेमंद है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ग्रामर पढ़ के क्या करोगे, ये सब पढ़ के कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, लगे रहिए, ऐसे ज्ञानियों के संपर्क में रहिए, आपको भी बहुत ज्ञान मिलेगा। आपने सिर्फ जमीन के ऊपर सरफेस से बुर्ज खलीफा की ऊंचाई देखी है, कभी आपने ये नहीं देखा कि कितनी गहराई तक वो धंसा हुआ है। तो आप सीधा समझिए कि ज्ञान ऊपर तभी दिखेगा जब अंदर डेप्थ होगा और बेसिक आपका मजबूत होगा। आपने पढ़ रखी है, ज्ञान होगा तो छलकेगा, दिखेगा। है ही नहीं अंदर कुछ, अंदर से खोखले हो, बाहर से कितनी भी शोबाजी कर लोगे अटकोगे जरूर। इसीलिए पढ़ो, बहुत जरूरी है ज्ञान का होना। एक बार पूरा पढ़ लो फिर सेट्स बनाओ। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, वाइल स्टबल बर्निंग ऑफ राइस क्रॉप्स। अब देखिए यहां पर बर्निंग, ये मेरा सब्जेक्ट है ना, तो यहां पर जो भी होगा उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि यहां पर एनपी क्रॉप्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। ठीक है, अब यहां पर है कॉजेज, कंट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, हार्नेसिंग का मतलब होता है काम में लाना, ये ले लीजिए, लिख देते हैं हम, काम में लाना या उपयोग करना। ठीक है, क्या होता है, उपयोग करना। ठीक है, हार्नेसिंग का मतलब कह रहा है कि व्हाइल स्टबल बर्निंग ऑफ राइस क्रॉप ड्यूरिंग विंटर मंथ्स कंट्रीब्यूट्स हेवीली। अब देखिए यहां पर क्या है ना, कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, तो यहां पर कॉजेज नहीं होगा, पूरा होता तो होता। ये देखिए एलिमिनेट करना है, ये समझदारी है कि जब परसेंटेज दिया तो ये कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। तो मेरा बी आ गया पहला, हम पहले एलिमिनेट कर लें। ये नहीं है बी, ये नहीं है शुरुआत में बी, और ये भी नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या आया कि मेरे पास दो चॉइस है, या तो सी होगा या होगा ई। हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया कंट्रीब्यूट्स। ठीक है, कंट्रीब्यूट्स हेवीली 40 to 50% टू एयर पोल्यूशन, द पोल्यूशन लेवल्स ड्यू टू। अब इसके बाद क्या होगा, यहां कह रहा है हार्नेसिंग, एक तो इसमें कह रहा है हार्नेसिंग। ठीक है, और ए नंबर दे रहा है बिन कॉजेज। यहां पर ए जो दिया हुआ है बिन कॉजेज, यहां पर कैसे होगा भाई, कॉजेज कैसे होगा यहां पर, ये तो नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहां से खत्म हो गया। ग्रामेटिकल टर्म ही है, आप समझिए कि बिन के बाद आप इसको कभी भी नहीं लगा पाएंगे। यहां पर जो बिन है इसके बाद कभी भी आप इसको नहीं लगा पाएंगे। ए नंबर में कॉजेज है, तो खत्म हो गया मेरा, ये आया। अब हम इसको मिला करके देख लेते हैं क्या आंसर आ गया। मुझे पता चल गया कि भैया इसका आंसर क्या है, ई नंबर ऑप्शन है, बी डी। क्या है, व्हाइल स्टबल बर्निंग ऑफ राइस क्रॉप ड्यूरिंग विंटर मंथ्स contributes heavily 40 to 50% to air pollution, the pollution level due to। अब डी नंबर में क्या है, रेस्ट ऑफ द सोर्सेस। रेस्ट ऑफ द सोर्सेस में आगे देखिए चर्चा भी क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन एक्टिविटीज, रोड स्वीपिंग एंड डीजल जनरेटर्स हैव नॉट बीन प्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली एनफ। और इसीलिए जो मेरा आंसर है वो है ई, यानी कि बी डी ई। देखिए अगर आप सूझबूझ लगा रहे हैं तो आराम से इस तरीके से आप सेंटेंसेस में से जो शब्द ऑप्शन में दिया हुआ है चुन करके खाली जगहों में भर सकते हैं। बिल्कुल शब्द का खेल तो है ही, लेकिन इसके अलावा अंक चुराने का तरीका यह भी है। आपको हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, समझे। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द मैन डैश द स्कीम फॉर्मर सीए अरविंद सुब्रमण्यम डैश दैट दिस इनोवेशन कैन बी डैश आउट। अब देखिए
यहां पर जो एक वर्ड है ना इसमें, रोल्ड आउट, ये देखिए ई नंबर, ये इसके साथ फिक्स बैठता है, ठीक है, इन स्टेजेस, ठीक है, रोल आउट अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, घोषणा करना, तो यहां पर ई इसके साथ बना हुआ है कि इसमें ई नंबर आएगा। और लास्ट में देखिए किस किस में ई है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब है बी डी ई और सी बी ई, अब हम दोनों को मिलाकर के देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि द मैन बिहाइंड द स्कीम, दिखी गया, स्पष्ट तो दिख रहा है कि बिहाइंड, यहां पर सी होना चाहिए। द मैन बिहाइंड द स्कीम, फॉर्मर सीए अरविंद सुब्रमण्यम, बी नंबर में है, प्रपोज दैट दिस इनोवेशन कैन बी रोल्ड आउट इन स्टेजेस। अब अगर हम इसके हिसाब से चलें तो प्रपोज, द मैन प्रपोज द स्कीम, फॉर्मर नहीं, ये उससे बेहतर सेंटेंस है कि द मैन बिहाइंड द स्कीम, फॉर्मर सीईए अरविंद सुब्रमण्यम, हाँ जी, उसके बाद क्या हो जाएगा बी नंबर में, प्रपोज दैट दिस इनोवेशन कैन बी रोल्ड आउट इन स्टेजेस। और इसीलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा बी, सी बी और ई। यहां हो जाएगा मैन बिहाइंड, सी नंबर, ठीक है, यहां हो जाएगा बी और लास्ट में आ जाएगा ई। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है पंजाब अर्लियर हैड अ रिच डैश ऑफ कॉर्न, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स एंड न्यूट्रिशियस coarser cereals which begin disappearing dash when big cereals like rice and wheat entered, दिख रहा है क्या इसमें, हाँ है तो entered, ये दिख रहा है entered the state in late 1960s। ये बता रहा है कि जब स्टेट में इसका आगमन हुआ है ना, तो यहां पर मुझे एक दिख रहा है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन लास्ट में, पंजाब अर्लियर हैड अ रिच सोर्स लैंडस्केप, ज्यादा बेहतर है, भूमि है ना, भूमि के सेंस में आएगा कि उस मामले में धनी था। तो पहला मेरा डी आ रहा है, लास्ट में मेरा आ रहा है ए, क्योंकि भैया यहां पर प्रवेश करने की बात कह रहे हैं, यहां पर और कोई ऑप्शन जा ही नहीं सकता है। व्हीट एंटर्ड द स्टेट इन 1960s, तो देखिए आराम से है, प्रोड्यूस तो आएगा नहीं यहां पर, तो मेरे पास डी और ए वाला ऑप्शन कहां है, एक तो इसमें दिख रहा है डी शुरू में, लास्ट में ए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ले एक ही बार में आपका आंसर मिल गया डी, सी और ए। अगर आप इसको देखिए आराम से कि पंजाब अर्लियर हैड अ रिच लैंडस्केप ऑफ कॉर्न, बार्ली, है ना, विच बिगेन डिसअपियरिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा सी नंबर में, रैपिडली, है ना, इसके बाद आपको क्या लगाना है, एडवर्ब लगाना है। देखिए इसके हिसाब से रैपिडली, इसको भी लेते तो इसके हिसाब से बना सकते थे, है ना, मीनिंग से ये लगा कि भैया एंटर्ड यहां पर होगा, क्योंकि 1960s में जब आने की बात कह रहा है कि ये सारे विच बिगिन डिसअपियरिंग, ये सारे जो ऊपर में दिए हुए हैं ये डिसअपियर हो गया जब बड़ा वाला जो है वो राइस और व्हीट यहां पर एंटर कर गया 1960s में, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका ए। क्या आ गया, डी, सी, ए। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया यहां पर। अब देखिए अगर जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ जहन में रह जाता है, फ्रेजेस, वहां पर जो शब्द जो तरीका इस्तेमाल होता है। कह रहा है द स्टडी डैश पॉजिटिव रिजल्ट्स, अब यहां पर गिव्स भी हो सकता है, ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं, ये भी हो सकता है, इसका मतलब होता है फल देना, है ना, रिजल्ट आना, ठीक है, रिजल्ट के तौर पर देना के सेंस में कह सकते हैं। तो गिव्स भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम इस हिसाब से ए और बी पर चलते हैं।
तो देखिए बी वाला मेरा जो है, ए वाला तो है नहीं, तो ये खत्म, ये खत्म, ए वाला एक है, तो ये दोनों तीन ऑप्शन मेरे पास रह रहा है। लेकिन जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखिए इन डैश ऑफ, आपने फ्रेज पढ़ा होगा इन टर्म्स ऑफ, देखिए टर्म्स है यहां पर डी नंबर में, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड हंगर, और ये डी नंबर जो है वो दूसरे जगह पर आ रहा है बीच में, तो एक यहां पर है और कहीं है और कहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेरे पास फाइनल जो आया वो ई आया, क्या कि बी आ रहा है यील्डेड, है ना, परिणाम के सेंस में है, ठीक है। द स्टडी यील्डेड पॉजिटिव रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ, देखिए ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज है, आप अगर कहीं पढ़ेंगे तो आपको पेपर में अक्सर दिखता है इन टर्म्स ऑफ, तो वहां पर ये दिया हुआ है रिड्यूस्ड हंगर, malnutrition एंड इलनेस अमंग रेसिपिएंट्स एंड लास्ट में है इंप्रूवमेंट इन स्कूल अटेंडेंस, तो ये मेरा आ गया, और इसलिए जिसका आंसर है वो है आपका बी डी ई। मुझे लगता है कि अब इतने गहन एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, और अब तक आपने एंजॉय किया होगा और मैक्सिमम आपका सही भी होगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। यहां क्या कह रहा है, देखिए इस सवाल में लिखा हुआ है कि एज डैश बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टेड बाय और डिस्कवर्ड बाय दो है। अब ये तो लग नहीं रहा है, इसमें आशंका है, लेकिन फिर भी हम इसको रूल आउट नहीं करते हैं अभी। बाय द सुप्रीम कोर्ट वी शुड, अब क्या है कि शुड के बाद ये दोनों ऑप्शन आएगा नहीं, मतलब यहां पर बी और डी में किसी का होना संभव नहीं है। तो अब देखिए यहां मेरा बी है बीच में, नहीं होगा, यहां पर मेरा डी है बीच में, ये नहीं होगा। अब देखिए आराम से हमने कहा कि शुड है मॉडल वर्ब, उसके साथ होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्म, तो वो मेरा नहीं है यहां पर। अब कह रहा है कि शुड डैश द यूज ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल टेक्नोलॉजी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज अ सोल्यूशन। अब यहां पर क्या है, एज अ डायरेक्टेड सोल्यूशन, डिस्कवर्ड सोल्यूशन नहीं, एज अ फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन सबसे सुटेबल दिखता है, तो यहां पर ए मेरा फिट बैठ रहा है। अब अगर हम देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले क्या है कि यहां पर भी डी सी ए दिख रहा है, शुरुआत में डी दिख रहा है, यहां पर जो है ये भी मेरा खत्म हो गया क्योंकि लास्ट में ए नहीं है, तो दो ऑप्शन मेरे पास बच रहा है बी सी ए और डी सी ए। तो सबसे पहले क्या है कि डी में अगर हम लिखते हैं कि डिस्कवर्ड डायरेक्टेड, जब यहां पर सेंटेंस क्लियर हो गया कि शुड एक्सप्लोर, सी आ गया यहां पर बीच में आ रहा है, दोनों ऑप्शन में सी आ रहा है ना, तो शुड एक्सप्लोर द यूज ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल टेक्नोलॉजी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो कहां से डिस्कवर्ड करेगी, डायरेक्टेड होना चाहिए, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन मेरा सही है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, और इसीलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका सी। और फाइनल जो सेंटेंस बनकर के आया कि एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट वी शुड एक्सप्लोर द यूज ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल टेक्नोलॉजी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज अ फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन टू एयर पोल्यूशन। देखिए आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ग्रामर की जो जानकारी है और जो शब्द इसके पहले है ये एक अहम भूमिका निभाता है, और आगे भी मिला करके कई बार हमने देखा है कि भाई एडवर्ब उसके पहले होना चाहिए, तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जितना नॉलेज ग्रहण करेंगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा और परेशानियां खुद ब खुद सॉल्व होती चली जाएंगी और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। आखिरी सवाल क्या कह रहा था, आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम डैश बाय द इकोनॉमिक सर्वे 2016-17। ठीक है, यहां दो दिख रहा है मुझे, रोट तीन दिख रहा है, रोट बाय, ब्रॉट बाय, फ्लैग्ड बाय, तो ब्रॉट होगा नहीं, रोट नहीं,
सबसे अच्छा लग रहा है। फ्लैग बाय का मतलब होता है संकेत देना, है ना, संकेत देना। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम फ्लैग्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे 2016-17। तो सबसे पहले मेरा यहां पर बी दिख रहा है कि सबसे परफेक्ट है, ठीक है। तो बी किस किस के शुरुआत में है भैया, ए किसके शुरुआत में, यहां नहीं है, यहां नहीं है और यहां नहीं। अब ये मेरे को बी डी ई कह रहा है, ठीक है, डी बीच में, यानी कि यहां पर ब्रॉट द हेडलाइंस, नहीं 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 नहीं, यहां पर कैसे होगा, हिट द हेडलाइन। सिंपल सा है, सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि हिट द हेडलाइन, हिट द हेडलाइंस, ठीक, डैश अ स्टेटमेंट फॉलोइंग अ स्टेटमेंट गिवन बाय सिक्किम चीफ मिनिस्टर पवन कुमार, मेरा दिख रहा है। फाइनली हम देखें तो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम फ्लैग्ड बाय द इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 हिट द हेडलाइंस, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट हो गया बिल्कुल उस समय में। अब कहेगा सर आपको कैसे पता इसके बारे में कि वो लाया नहीं गया, देखिए लाया जाता तो अभी अप्लीकेबल होता है। यहां पर बेसिक इनकम था कि भाई मतलब भारत में जनता को जो है कम से कम उतना मिलना चाहिए जो एक बेसिक इनकम के तौर पर कुछ अमाउंट देने की बात कही जा रही थी वहां पर। ये एक बहुत पुरानी खबर हो गई, 2016-17 की बात है, तो ये लाई नहीं गई है, वहां पर एक बात चली थी, मुद्दा आया था कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो उसी पर यह है कि द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई फ्लैग्ड बाय द इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 हिट द हेडलाइंस, बिल्कुल उस समय में हेडलाइन में काफी जोर शोर से वो हुआ। और क्या कह रहा है कि डैश बाय डैश अ स्टेटमेंट फॉलोइंग अ स्टेटमेंट, तो यहां पर क्या आ गया, ए नंबर आ गया। तो लास्ट में मेरा आ गया है बी और ए, देखिए ये खत्म हो गया। इसका जो आंसर है वो है आपका सी। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन, यहां देखिए इसका आंसर क्या आया, सी। आसानी से हमने हर एक सवाल को यहां पर सॉल्व कर लिया, 1 से लेकर के 10 तक में। मुझे नहीं लगता है कि आपको परेशानी हुई होगी। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को आपने काफी एंजॉय किया। ये मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल जरूर पूछा जाता है। तो आज के एपिसोड को देखने के बाद और इस सवाल को बनाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब भरोसा हो गया होगा कि आप 2-4 नंबर वहां से निकाल सकते हैं अपने लिए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन, ये अप्रोच सब के सब आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई जोर शोर से करते रहे, बिल्कुल थकने और फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप गलतफहमी में ही जीना है तो बुरा सोच करके अपने आप को दुखी क्यों करें, आप ये सोचिए कि बिल्कुल यस आई कैन डू इट। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात और मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से करते रहेंगे। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।